नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, लोकतंत्र में यूं तो जनता का फैसला सबसे ऊपर होता है। जनता के फैसले के आगे हर तंत्र मंत्र और ज्योतिषी भविष्यवाणी धरी की धरी रह जाती है। यहां तक कि इस बार के एग्जिट पोल में भी जनता के फैसले को ठीक से नहीं भांपा जा सका। एग्जिट पोल में भी बिहार की जनता के फैसले को लेकर सस्पेंस की तस्वीर ही नजर आ रही है। 8 नवंबर को नई सरकार को लेकर जनता का आदेश आ जाएगा, लेकिन उससे पहले नेताओं को जनार्दन का आसरा नजर आने लगा है। ईवीएम से निकलने वाले फैसले को खुद की जीत के रूप में तब्दील करने का चमत्कार करने के लिए भगवान की पूजा अर्चना और हवन का दौर शुरू हो गया। तो क्या सियासी किस्मत के फैसले में जनता के साथ जनार्दन का भी रोल होगा? क्या ग्रह दशा भी तय करेंगे नेताजी का भविष्य? अगले 1 घंटे हम टटोलने की कोशिश करेंगे नेताओं की सियासी कुंडली को। हमारे साथ हैं पंडित राजनाथ सिंह, ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजनाथ सिंह मौजूद हैं, राजनाथ झा, और साथ ही हमारे साथ रांची से मौजूद हैं हमारे साथ स्वामी बर्मन साहब, अच्छा दिव्यानंद साहब, माफ कीजिएगा। लेकिन हम दोनों ज्योतिषाचार्य से समझने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव, नीतीश कुमार या फिर हम नरेंद्र मोदी या सुशील मोदी, इन 4 चेहरों को जिनकी साख दांव पर लगी है, क्या इनकी कुंडली का असर फैसलों पर पड़ेगा? क्या इनकी सियासी किस्मत कहती है? हम चर्चा करेंगे। उससे पहले समझिए कि प्रचार के दौरान तंत्र मंत्र और ज्योतिषी का सहारा लेने का एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले नेता कैसे हवन का सहारा ले रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या है ज्योतिषियों की राय? एनडीए को मिलेगा बहुमत या फिर बनेगी नीतीश सरकार? ग्रह दशाओं से क्या होगा फायदा? किसके चमकेंगे सितारे, किसके सिर सजेगा ताज? क्या कहती है नीतीश की ग्रह दशाएं? क्या पूरा होगा फिर से सीएम बनने का सपना? क्या कहती है नेताओं की कुंडली? किसकी कुंडली में है राजयोग? हवन से टलेगी हार। कल तक जनता के दरबार में हाजिरी लगती थी, अब जनार्दन से जीत का आसरा है। 5 चरणों के चुनाव में बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग के साथ बिहार की नई सरकार के लिए फैसला सुना दिया है। 8 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जीत के लिए पूजा और हवन का दौर जारी है। देख रहे हैं कि पटना का काली मंदिर है और यहाँ पे जो एनडीए के लोग हैं, जो घटक दल है एनडीए की लोजपा, उनके कार्यकर्ता हैं ये, और ये लोग हवन कर रहे हैं। माँ से क्या कामना कर रहे हैं, इस हवन के जरिए क्या मुराद मांग रहे हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए, हवन कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं माँ से? हम लोग माँ काली से आज प्रार्थना कर रहे हैं और हवन के द्वारा मैं माँ से मांग रहा हूँ कि माँ बिहार की विकास हो और एनडीए की सरकार ही बिहार की विकास कर सकती है। इसलिए हम माँ के काली के सामने दुआ कर रहे हैं कि भगवान एनडीए की सरकार बने। इस वक्त दरभंगा हाउस के घाट पे हैं हम, ये काली घाट बोला जाता है, और यहाँ देख रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो एनडीए की जीत की कामना जो है भगवान भोले माँ काली से कर रहे हैं। यहाँ पे हवन जो है वो किया जा रहा है। क्या मुराद मांगी जा रही है इन लोगों के द्वारा, इन्हीं से जानते हैं। ये बताइएगा, क्या मुराद है? मुराद है हम लोग के, जिस तरह से 2 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए, हम चाहते हैं कि बिहार में फुल बहुमत की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने, एक बिहार चलाने का हम लोग को एक मरतबा और मौका मिले यहाँ बिहार में, कि बिहार का हम लोग विकास कर कर। चुनाव प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर तंत्र मंत्र और ज्योतिषी का सहारा लेने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब 8 नवंबर को नतीजा आने से पहले तो सभी को पूजा अर्चना और हवन का ही सहारा है। देखना होगा जनता के फैसले पर जनार्दन की पूजा अर्चना कितना भारी पड़ती है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। अब ज़ाहिर है तंत्र मंत्र का सहारा लिया जा रहा है या फिर पूजा अर्चना का सहारा लिया जा रहा है या हवन का सहारा लिया जा रहा है। आखिरी फैसला तो जनता का ही होता है और जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। सवाल अब यह है कि क्या सियासी किस्मत का फैसला कुंडली में भी छिपा हुआ है?
क्या ग्रहदशा भी तय करेंगे नेताओं की जीत हार का फैसला, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, पंडित राजनाथ झा, डॉक्टर राजनाथ झा हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, और स्वामी दिव्यानंद ज्योतिषाचार्य हैं। लेकिन सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो चेहरा जो इस बार अपने बूते बिहार में एनडीए को जिताने की कोशिश जिसने की, जिसकी लहर पर सवार होकर एनडीए की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 26 से भी ज्यादा सभाएं की और पूरी ताकत झोंक दी गई थी। लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर थी जिसके बूते प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन क्या वही लहर फिर से बिहार में बीजेपी को जिता पाएगी? क्या कहता है मोदी की कुंडली, ये हम आपको दिखाते हैं और चर्चा भी हम उस कुंडली पर करेंगे। जन्म पीएम नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर 1950 को 12:21 पर वरनगर गुजरात में हुआ है। और जो ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि चंद्र की महादशा इनकी चल रही है, चंद्रमा के 10वें स्थान में शनि के होने से शुभ फलदायी होता है। इसका मतलब शुभ फल मिल सकते हैं, आशातीत लाभ मिलने के योग संभावित हैं। ये कुंडलियां नरेंद्र मोदी की कुंडली में ये इस तरह के योग बनने की संभावना ज्योतिषाचार्य हमें बता रहे हैं। डॉक्टर राजनाथ झा हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य, और ज्योतिषाचार्य दिव्यानंद हमारे साथ हैं। राजनाथ जी, जो इस बार नरेंद्र मोदी जी ने ताकत झोंकी है, लोग कहते हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ज्यादा सभाएं कर ली, बहुत संख्या उनकी रही सभाओं की। अब एक साख का सवाल भी है क्योंकि चेहरा वही है एनडीए की तरफ से, कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार एनडीए ने उतारा नहीं है नीतीश कुमार के मुकाबले। तो क्या उनकी कुंडली का असर, उनकी सियासी किस्मत का असर इस बार बिहार नतीजों पर पड़ने जा रहा है, और क्या देख रहे हैं असर? दरअसल इनकी कुंडली जो है नरेंद्र मोदी जी का, इनके कुंडली में वर्तमान में चंद्रमा की महादशा मैं बताया भी हूँ। चंद्रमा की दशा है 4 अक्टूबर 2020 तक, और उसके बाद चंद्रमा में विगत जो दशा थी इनकी, वो बृहस्पति की दशा थी जो 3 जनवरी 2015 तक थी। बृहस्पति जो इनके हैं वो द्वितीयेश होकर के हैं, तो द्वितीयेश वेद कारक ग्रह होते हैं। केंद्र में रहने के बावजूद भी वो फल इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। बीच की दशा जो नरेंद्र मोदी की रही है उसमें वो ग्रह का बल जो है इनके ऊपर आपतित नहीं हुआ, जिस कारण से बहुत सारा इनको हानि हुआ। लेकिन ये शनि की दशा आने पर एक विशेष योग देखने को मिलता है सुमित जी, क्योंकि शनि जो है इनके कुंडली में कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के साथ मंगल दोनों बहुत ही प्रभावी योग बनाते हैं इनके लग्न कुंडली में। चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, और चंद्रमा से 10वें स्थान का जो मंगल होते हैं, केंद्र स्थान के जो मंगल होते हैं, अपितु हम दोनों दिशा, अगर सपोर्ट की बात देखते हैं, अगर सहयोग की बात देखते हैं तो हम चंद्रमा से विचार करते हैं। अगर मूल कुंडली की बात देखते हैं, राजयोग आदि की विचार करते हैं, तो हम लग्न कुंडली से विचार करते हैं। कहा भी जाता है शास्त्रों में कि चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा जो है इसका प्रभाव मन पे पड़ता है, सहयोग पे पड़ता है, भावना पे पड़ता है। तो ये कुछ भावना को एकत्रित करने में, भावनात्मक स्थिति बनाने में ये कुछ सफल हुए होंगे चंद्रमा के कारण। तो ये भावनात्मक लगो के कारण कुछ ग्रहयोग इनका शनि की दशा लाभकर है। किस प्रकार का लाभ? जैसे इनकी स्थिति में कुछ सुधार होगी। इनके स्थिति में जो पहले की जो स्थिति है मोदी जी का, उसमें सपोर्ट का भाव कुछ ज्यादा मिलेगा, सहयोग का भाव कुछ ज्यादा मिलेगा। स्वामी दिव्यानंद जी, क्या कहती है आपकी गणना नरेंद्र मोदी जी के बारे में? सबसे पहले सुमित जी, मैं एक बात बताऊं आपको कि मोदी जी की कुंडली तो बिल्कुल एक ऐसा है कि एक ज्योतिषियों के बीच में एक बहुत रिसर्च का सब्जेक्ट है। इनकी कुंडली पे बहुत काम किया जा सकता है और बहुत कुछ देखते आ रहे थे। और पिछली बार जैसे मैंने बताया था उनकी कुंडली को लेके, अभी देखते हैं कि चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा और चंद्रमा की ही उसमें प्रत्यंतर दशा है। जब ये नतीजे सामने आने हैं जो बिल्कुल पूरी निष्पक्ष रूप से उनको सहयोग कर रहा है, उनकी जन्मपत्री
उस समय जो 8 तारीख को तो नतीजे आएंगे, आने वाले उसके बाद भी और जो समय मिल रहा है इस बीच में पूरी तरह उनका सहयोग है। तो सबसे पहले आपका सही प्रश्न है कि केंद्र को लेकर चलते हैं कि नरेंद्र मोदी के हाथ पे पूरे देश का बागडोर है, उनकी कुंडली क्या कहती है? तो उनकी कुंडली के हिसाब से बिल्कुल बहुत सही है, यह समय एकदम उनके पक्ष में चल रहा है ये समय अभी। सुमित जी, इस समय का असर आप बिहार पर किस तरह से देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के अच्छे समय का, आपके मुताबिक अच्छे समय अगर उनके हैं तो? हाँ, बहुत सही। देखिए, सबसे पहला है कि नरेंद्र मोदी जी को अगर हम देखते हैं कि उनका समय और बिहार को जोड़ते हैं तो सबसे बिहार की जन्मपत्री तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का ये भी एक एग्जामिनेशन का समय है। हम ऐसे मान ले उसको कि एक परीक्षा का समय है, तो अभी जो उनका टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में वो उत्तीर्ण होते हैं कि नहीं, तो उस दृष्टिकोण से देखते हैं वो समय बिल्कुल बहुत एकदम डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर उनको उत्तीर्ण होना है। यानी बिहार का परिणाम जो है उनके पूरी पक्ष में जा रहा है। बिल्कुल हाँ, दरअसल नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है, इनका 17 तारीख का जन्म है। 17 तारीख का अगर मूलांक से देखते हैं अंक ज्योतिष के आधार पे, तो उस मूलांक के स्वामी शनि होते हैं। और 8 तारीख 8 मूलांक होता है उसका, 8 मूलांक के स्वामी शनि है। और 8 तारीख को रिजल्ट भी आना है, उस दिन का भी स्वामी शनि है। तो ये शनि कुछ करामात करने वाले हैं सुमित जी, ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अच्छा। जहां तक मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार की जो पत्रिका है जन्मांक चक्र है, उसमें शनि और राहु लग्न स्थान में बैठे हुए हैं। और वर्तमान में बिहार की दशा जो है, गुरु की दशा चल रही है बिहार को, जो 20 जुलाई 2020 ईस्वी तक रहेगा। और उसमें सूर्य की अंतर्दशा है बिहार में, बिहार को 20/11/2015 तक सूर्य की दशा। सूर्य जो होते हैं ना, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुकश्च, संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का आधार ही सूर्य है। सूर्य से ही ऊर्जा है। सूर्य के अधीन ही सारे ग्रह, जितने नवग्रह होते हैं सूर्य के अधीन ही है। तो चूंकि ये आप कह रहे हैं करामात हो सकता है, हालांकि करामात अगर होता है तो ये बिहार में किस तरह का करामात, दरअसल वो करामात कैसा होगा? दरअसल ये कहने का है कि एक तो ये कुंडली जो हम तथाकथित जन्म समय जन्म स्थान हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे जो कुंडली मैं बनाया हूँ, उस कुंडली के आधार पे जो भविष्यवाणियां हैं बता रहा हूँ। अपितु कहा जाता है कि क्षणार्ध ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम विधास्यति, एक क्षण में विधाता क्या विधान कर दे, क्षणार्ध ऊर्ध्वम न जानामि, कोई व्यक्ति नहीं जानता। अनुमान है, ये आकलन है, लेकिन ये एक आकलन है। 8 तारीख को क्या होगा वो करामात कुछ और भी हो सकता है, किसी और के भी पक्ष में जा सकता है। लालू जी भी हैं, नीतीश जी भी हैं, सुशील मोदी जी भी हैं। इन तीनों की भी कुंडली क्या कहती है और इन तीनों में से कौन करामात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जारी है नतीजों का कुंडली कनेक्शन। दरअसल हवन पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, क्योंकि जनता ने फैसला सुना दिया है। अब जनार्दन का आसरा है, जनार्दन का आशीर्वाद किस पर बरसेगा ये तो 8 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले सवाल है कि क्या कुंडली का भी असर फैसलों पर पड़ेगा, नेताओं की कुंडली का। हम पीएम नरेंद्र मोदी, सुशील मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव की कुंडली बारी बारी से खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, डॉक्टर राजनाथ झा हमारे साथ पटना स्टूडियो मौजूद हैं, और साथ ही स्वामी दिव्यानंद जी मौजूद हैं रांची स्टूडियो से। हमने ब्रेक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखा, जिसमें दोनों ज्योतिषाचार्य एक सहमत हैं कि ठीक उनका अभी चल रहा है योग। हालांकि पता चलेगा 8 नवंबर को कि क्या वाकई मोदी लहर अभी भी कायम है। अगर नरेंद्र मोदी की किस्मत चमकती है या उनकी किस्मत का असर होता है, तो उसका असर, फायदा क्या सुशील मोदी उठा पाएंगे? क्योंकि एनडीए की सरकार बनती है तो सवाल यह भी होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सुशील मोदी रेस में माने जाते रहे हैं और सुशील मोदी कोशिश भी लगातार करते रहे हैं कि क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, ये क्या उनकी सियासी किस्मत कहती है। सवाल ये है, हम सियासी किस्मत के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे सुशील मोदी की, लेकिन उससे पहले सुशील मोदी के सियासी सफर पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने वाले नेताओं का जब भी जिक्र होगा तो उसकी पहली फहरिस्त में नाम होगा सुशील कुमार मोदी का, जिन्होंने मेहनत से बीजेपी को बिहार में अपने पैरों पर खड़ा किया, प्रदेश के मुख्य धारा की पार्टी बनाने में अहम भूमिका भी निभाई। बिहार में आज बीजेपी और सुशील कुमार मोदी एक दूसरे के पर्याय से बन चुके हैं। सुशील कुमार मोदी का जन्म 5 जनवरी 1952 को
बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। पिछड़ी जाति के परिवार में पैदा हुए सुशील कुमार मोदी के पिता मोतीलाल मोदी रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते थे। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे पूरे परिवार का खर्च चलता था। सुशील कुमार मोदी की मां का नाम रत्ना देवी है। सुशील कुमार मोदी की स्कूली शिक्षा पटना के सेंट माइकल स्कूल में हुई। इसके बाद की पढ़ाई उन्होंने पटना साइंस कॉलेज से की। 1973 में उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की और बाद में एमएससी की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर जेपी आंदोलन में कूद पड़े। घर वालों को उम्मीद थी कि सुशील कुमार मोदी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाएंगे, लेकिन लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा उन्हें दुकान की जगह राजनीति में ले गया। जेपी आंदोलन में शामिल होने के साथ ही उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हो गई और फिर सुशील कुमार मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उन्होंने कई नए मुकाम हासिल किए। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक का सफर तय किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में जीवन की शुरुआत करने वाले सुशील कुमार मोदी ने जेपी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके लिए बीच में ही एमएससी की पढ़ाई छोड़ दी। 1972 में सुशील कुमार मोदी पहली बार छात्र आंदोलन के दौरान 5 दिन जेल में रहे। जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के दौरान 1974 में उनको 5 बार मीसा में गिरफ्तार किया गया। इमरजेंसी के 19 महीने की जेल की यात्रा को मिला दें तो सुशील कुमार मोदी 24 महीने तक जेल में रहे। संघ और विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहने के बाद सुशील कुमार मोदी ने 1990 में पहली बार चुनावी राजनीति की शुरुआत की। सुशील कुमार मोदी ने पटना मध्य विधानसभा को अपना चुनावी अखाड़ा बनाया और पहली ही बार में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा जा पहुंचे। फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। क्षेत्र में सुशील कुमार मोदी एलएमएल स्कूटर पर घूमते थे और सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर मंडन, घर भोज और जन्मदिन तक में लोगों के घर जाते थे। उनकी ये सादगी लोगों को भा गई। फिर 1995 और 2000 में भी लोगों ने उन्हें बिहार विधानसभा भेजा। 8 साल तक सुशील कुमार मोदी बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े घोटालों को उजागर किया, जिनमें चारा घोटाला और अलकतरा घोटाला ने बिहार में राजनीतिक भूचाल ला दिया। प्रदेश की सियासत का गुणा भाग समझने के बाद सुशील कुमार मोदी अब खुद को केंद्र की राजनीति के लिए तैयार कर रहे थे। साल 2004 में उन्हें मौका मिला और उन्होंने बीजेपी के टिकट पर भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा। दिल्ली पहुंच गए। नवंबर 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, जिसके बाद सुशील कुमार मोदी की फिर से प्रदेश की राजनीति में वापसी हुई। बतौर विधान परिषद सदस्य वो साल 2005 से 2013 तक नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री सहित कई विभागों के मंत्री रहे। साथ ही उन्हें देश भर के वित्त मंत्रियों के प्राधिकृत समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका, चीन, जापान, मॉरिशस और इंग्लैंड सहित 22 से अधिक देशों की यात्राएं की। बीजेपी में सुशील कुमार मोदी का कद बढ़ने लगा था और पूरे बिहार में उन्हें बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर समझा जाने लगा। तो क्या ये ब्रांड एम्बेसडर फिर से बिहार की राजनीति में चमकेगा और मुख्यमंत्री बन पाएगा? जीत मिलती है तो एनडीए को। हमारे साथ लगातार 2 मेहमान मौजूद हैं। ज्योतिषाचार्य राजनाथ जी, क्या कहती है सुशील मोदी जी की कुंडली? दरअसल सुशील मोदी जी का जो कुंडली है, वर्तमान में इनके कुंडली में बुध में शुक्र की दशा लगी हुई है। बुध जो है इनके कुंडली में बैठे हुए हैं रोजगार स्थान पे, सप्तम स्थान में, केंद्र में, और शुक्र भी केंद्र में बैठे हुए हैं। शास्त्र में आया है कि गुरु वस्त्राणि लभ्यन्ते धनम धर्म प्रियम तथा वस्त्रालंकरणेर युक्तम बुधस्यांतर्गत स्थितः। अगर गुरु की दशा में, बुध की दशा में शुक्र की दशा हो तो व्यक्ति धर्मप्रिय होता है, वस्त्र अलंकरण इत्यादि पारितोषिक से विभूषित होता है, पद प्रतिष्ठाओं में वृद्धि होती है। ऐसा ग्रह योग दशा तो बुध में शुक्र की दशा रहने के कारण इन्हें प्राप्त है। स्वामी दिव्यानंद जी, आपकी कुंडली, आपका आकलन क्या कहता है सुशील मोदी जी के बारे में? स्वामी दिव्यानंद जी, आप तक आवाज आ रही है? स्वामी जी, आप तक आवाज आ रही है? तो लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन राजनाथ जी, जीत मिलती है तो क्या मुख्यमंत्री के तौर पर
सुशील मोदी, जो कि दरअसल उनकी भी हसरत है और हाँ, एक दरअसल चर्चा का मुख्यमंत्री के बाजार तौर पे तो नहीं, बुध और शुक्र की दशा है इनमें, लेकिन सूर्य जो अष्टमस्थ है इनके कुंडली में, छठे स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं। साथ ही सूर्य गुरु का परस्पर जो दृष्टि है, कहा गया है गुरु क्षेत्र गतो भानु, भानु क्षेत्र गतो गुरु हो, गुरुवादित्य से विज्ञेयो गढ़िता सर्वकर्मसु। जब भी गुरुवादित्य योग बन जाता है ना, तो हर एक काम को थोड़ा गढ़ित कर लेता है, रोक देता है, तो रुकावटें उत्पन्न होगी और गुरुवादित्य योग होने के कारण थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होगा। चलिए स्वामी दिव्यानंद जी, सुशील मोदी जी की कुंडली क्या कहती है, आपका आकलन क्या कहता है? स्वामी जी, आप तक आवाज आ रही है सर? चलिए, हम सुशील मोदी जी की कुंडली हमने देखी। पंडित राजनाथ जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, बेहतर है, मुख्यमंत्री बन भी सकते हैं, लेकिन रुकावटें भी हैं। हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। एक और बड़ा चेहरा नीतीश कुमार पर नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर सीएम बन सकते हैं? राजयोग फिर से है नीतीश की कुंडली में, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार के सियासी सफर पर यह रिपोर्ट। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को नालंदा जिले के कल्याण बिघा गांव में हुआ था। नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश का सारा बचपन ही राजनीतिक चर्चाओं में गुजरा। उनके पिता राम लखन सिंह प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और भारत की संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के करीबी माने जाते थे। गांधीवादी विचारों के बीच पले बढ़े नीतीश भी उन्हीं विचारों पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से स्नातक की पढ़ाई संपन्न की और 1973 में इन्होंने पेशे से अध्यापिका मंजू कुमारी सिन्हा से विवाह किया। पर नीतीश कुमार का उद्देश्य केवल पारिवारिक जीवन के इर्द गिर्द घूमना नहीं था, वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। 8 अप्रैल 1974 को जब जेपी 72 साल के थे, वो सड़क पर उतर गए। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही थी, पर उसी दौरान प्रदर्शन की धार कुंद करने के लिए लाठीचार्ज हुआ। जेपी ने सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उनके इस अभियान में उनके साथ थे युवा नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने वर्ष 1974 से 1977 तक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। नीतीश कुमार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के करीबी भी थे। जेपी की कोशिश रंग लाई, देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और इसी बदलाव के साथ नीतीश कुमार भी आगे बढ़े। 1985 में पहली बार नीतीश निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा पहुंचने में कामयाब हुए। 1987 आते आते नीतीश कुमार समझ चुके थे कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस पर हर कदम सूझबूझ के साथ रखनी होगी। नीतीश के इसी सूझबूझ की वजह से 1987 में उन्हें युवा लोक दल का अध्यक्ष बनाया गया। लालू प्रसाद से उनकी दोस्ती गहरी हो चुकी थी। 1989 में नीतीश बिहार में जनता दल इकाई के महासचिव और 9वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल के दौरान नीतीश कुमार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए। उन्हें भूतल परिवहन और रेलवे मंत्रालय का भार सौंपा गया, लेकिन गैसल में हुई भीषण ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और कृषि मंत्री बने। पर नीतीश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया 1992 में। लालू का साथ छोड़ने के बाद नीतीश को एक विश्वस्त साथी की तलाश थी, एक ऐसा साथी जो लालू को टक्कर देने में मदद भी कर सके। नीतीश ने इसी कोशिश में 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। नीतीश लालू को जवाब देने की तैयारी कर रहे थे और भरोसेमंद साथी की उनकी तलाश खत्म हुई बीजेपी से। 1996 के आम चुनाव में समता पार्टी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया। गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का फायदा भी दिखा। इस गठबंधन को 8 सीटें मिली। इनमें से 6 सीटें बिहार में, 1 यूपी में और 1 उड़ीसा में थी। इस नए गठबंधन का असर 1998 के आम चुनाव में एक बार फिर दिखा। एनडीए को 12 सीटें मिली। इस बार बिहार में 10 सीटें थी और उत्तर प्रदेश में 2 सीटें। नीतीश कुमार को इस बात का एहसास था कि गठबंधन के इसी रास्ते पर चलकर वो बिहार की राजनीति के सिरमौर बन सकते हैं। 2003 में राजनीतिक परिस्थितियों के चलते जनता दल यू का निर्माण हुआ। नीतीश कुमार
और शरद यादव के हाथों में इसकी कमान चली गई। 2005 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी सफलता मिली। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पिछले 15 सालों से चले आ रहे आरजेडी के शासन को जबरदस्त झटका लगा। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और इस बार संख्या पूरी तरह से उनके पक्ष में थी। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही नीतीश ने बिहार की छवि को सुधारने का प्रयास शुरू किया। अपराध के लिए बदनाम बिहार में कानून का राज कायम हुआ। आपराधिक घटनाओं में तेजी से कमी आई। बिहार में उद्योग लगने शुरू हुए। 16 जून 2013 को जेडीयू और बीजेपी का 17 साल पुराना संबंध टूट गया। नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने से नीतीश नाराज हो गए। वैसे नीतीश और मोदी के बीच विवाद की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान लुधियाना की रैली की तस्वीरें जब बिहार के अखबारों में छपी तो विवाद ने दुश्मनी का रूप ले लिया। राजनीतिक रूप से साथ रहते हुए भी नीतीश मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बीजेपी से दूरी बनाने के बाद पहली परीक्षा में नीतीश कुमार फेल हो गए। हार की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया। 20 साल बाद बिहार की राजनीति ने ऐसी तस्वीर देखी जिसने साबित कर दिया कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। एक समय धुर विरोधी रहे बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 11 अगस्त 2014 को 20 साल बाद एक मंच पर साथ नजर आए। एक दूसरे से गले मिले, शिकवे दूर हो गए। अब एक दूसरे को शिखर तक पहुंचाने की बातें होने लगी। तो क्या लालू यादव का साथ नीतीश कुमार को फिर से सीएम बना पाएगा? सवाल यही है। और नीतीश कुमार की सियासी किस्मत इस बार क्या कहती है? स्वामी दिव्यानंद जी, नीतीश कुमार की कुंडली क्या कहती है, आपका आकलन? जी, नीतीश कुमार जी की कुंडली की बात अगर कही जाए तो अभी ये समय जब परिणाम आने हैं सुमित जी, तो ये बिल्कुल उनके पक्ष में बिल्कुल ऐसा दिखता प्रतीत नहीं हो रहा है। उनकी जन्मपत्री में राहु की महादशा है और गुरु की अंतर्दशा है और उसके बाद फिर केतु की प्रति अंतर्दशा है, जो बिल्कुल बहुत दूर दूर तक इनको उस कुर्सी के नजदीक आने से बिल्कुल रोक रहा है। ये एकदम स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस बार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ लेकिन पाएंगे। पराक्रम स्थान में केतु के रहने से तो कुछ शुभ फल मिलने का भी योग दिखता है। राजनाथ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? अवश्य। हाँ। क्योंकि पराक्रम ये तो स्थान कुंडली में की बात केतु है, बैठे लेकिन हुए हैं। भाग्य स्थान पे दृष्टि है उनकी और इनकी पत्रिका में 4 ग्रह का युति भाग्य स्थान पे बन रहा है। तो ये पराक्रमस्थ केतु तो बहुत हानि नहीं भी कर सकते हैं क्या? पराक्रम स्थान का केतु नाशकारी होता है। हाँ, मेरी बात सुने जी। जिस दिन नीतीश जी का जन्म हुआ था उसी दिन ये पत्री बनी थी जी। उसी दिन भी यही योग था। हाँ। आज भी यही है। हाँ। और जीवन पर्यंत योग यही रहेगा। किंतु समय विशेष पर उसका परिणाम क्या होगा? हाँ। महादशा, अंतर्दशा, क्योंकि चतुर्थ स्थान के शनि केंद्रस्थ चतुर्थ स्थान के शनि नीतीश कुमार जी के कुंडली में जो है, जो कुशल प्रशासक बनाते हैं इनको, एक धैर्यवान बनाते हैं इनको। हाँ। और एक तकनीकी शिक्षा इन्होंने पाई। जो शनि द्योतक है 60 डिग्री पे बैठा हुआ है सब चतुर्थ स्थान में। साथ ही राहु सूर्य बुध गुरु की जो युति है भाग्य स्थान में, और शुक्र मंगल का युति कर्म स्थान में। क्या ये शुक्र मंगल करामात नहीं करेंगे नीतीश कुमार के लिए? नहीं राजनाथ जी, एक बात पे देखिए, आप स्वयं एक विद्वान हैं, थोड़ा विषयांतर हो रहा है जी। तकनीकी रूप से देखी जाए, मैं उसी बात को पुनः बोलना चाहूँ जी, बताएं। कि जिस दिन नीतीश जी इस पृथ्वी पे जन्म लिए थे, हाँ। उस दिन भी वही पत्री बनी थी जिसका विवेचन अभी आपने किया। आज भी है, जीवन पर्यंत यही रहेगा। हाँ। किंतु एक उस विशेष समय पर वो क्या फल देगा? ये सारे राजयोग हैं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्यों नहीं थे वो? उस समय कोई खास था ना समय। अभी जो समय 8 तारीख को जो समय है, हाँ। अभी जो प्रेजेंट समय चल रहा है, हाँ। उनकी हम लोग एक अवश्य एक दृष्टिपात करनी चाहिए उनकी महादशा। दरअसल वैसे जहां तक नीतीश कुमार जी का कुंडली का अवलोकन करता हूं तो राहु की दशा है इनको, राहु में गुरु की दशा। और 25 जुलाई 2014 से 25 जुलाई 2014 से जब गुरु की दशा लगी, ये इनके लिए हानिकारक हुआ।
25 जुलाई 2014 से ये मानसिक इस रूप बार से इस बार परेशान आपका हुए। आकलन क्या कहता है जी राजनाथ जी, इस बार आपका आकलन क्या कह रहा है? दरअसल तारीख को? नीतीश कुमार जी के कुंडली में, माननीय नीतीश कुमार जी के कुंडली में जो चंद्रमा बैठा हुआ है ना रिपु स्थान का, ये सबसे हानिकारक है। चंद्रमा मनसो जाता है, नीच के चंद्रमा लेकिन है एक इनके फैक्टर पत्रिका बन में। सकते हैं, एक उम्मीद उनके, एक नीतीश कुमार के लिए। हाँ, ये सियासत में। अगर शनि और चंद्रमा की जो युति है, छठे स्थान का चंद्रमा नीच के है इनके पत्रिका में, और ये गुरु की दशा जो 25 जुलाई 2014 से चली है, समझिए कि जुलाई 2014 से इनके लिए परेशानी का ग्रह योग बनता है। साथ में कहा भी गया है कि गुरु रस्ते राहो सर्व कार्य विनाशनम, मतलब गुरु की दशा में जो राहु की दशा में जो गुरु की अंतरदशा चल रही है ना, ये थोड़ा कार्य को विनाश करने का, थोड़ा टेंशन देने का, तनाव देने का योग तो बनाता हम है। कहेंगे तनाव कोई ना ले, नीतीश जी भी तनाव ना ले, लालू जी भी तनाव हाँ, ना ले। क्योंकि हाँ, ये एक आकलन है ज्योतिषाचार्यों का। जी, ये एक आकलन है। हाँ, हमारा ये कहना है कि जनता ने फैसला सुना दिया है, ईवीएम में फैसला वो बंद है, और आखिरी वक्त में अब कुछ वैसे शास्त्र भी कहता है सुमित जी की क्षणार्ध ऊर्ध्वम न जानामि विधाता किम विधास्यति, एक क्षण में विधाता क्या भाग्य बदलते हैं, ये तो विधाता स्वयं जानते हैं। नतीजों का कुंडली कनेक्शन आप देख रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली आपने देखी और समझी, सुशील मोदी की कुंडली और नीतीश कुमार की कुंडली। बात अब लालू प्रसाद यादव की। किंग मेकर की भूमिका में आ पाएंगे लालू प्रसाद यादव इस बार? लालू यादव की कुंडली जाने से पहले हम जरूर राजनाथ जी समझने की कोशिश करेंगे कि लालू यादव का जो सफर रहा है, एक समय लालू यादव का सितारा बुलंदियों पर था, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से लालू यादव चारे घोटाले में सजा काटे, फिर सामने आए, लोकसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई, विधानसभा चुनाव में भी, नीतीश कुमार के साथ आने के बाद क्या लालू यादव की सियासी किस्मत चमक पाएगी? हाँ, दरअसल लालू प्रसाद यादव जी का जो कुंडली है, इनके कुंडली में भाग्य स्थान के बृहस्पति बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में स्वगृही का, और चंद्रमा बैठे हुए हैं केंद्र स्थान में स्वगृही का। ये चंद्रमा बृहस्पति का जो युति है, ये गजकेसरी योग बना था, और गजकेसरी योग के प्रभाव से विगत जो इनकी दशा रही है 16 वर्ष की, वो बृहस्पति की दशा रही है। जब तक बृहस्पति की दशा रही, ये इनके लिए बहुत ही लाभकर, उत्तम फलदायी और श्रेष्ठ फलदायी रहा। लेकिन वर्तमान समय में इनकी भी ग्रह स्थिति जो है मंगल की दशा की, मंगल में वर्तमान में राहु की अंतर्दशा चल रही है। मंगल में जो राहु की दशा चल रही है, राहु लग्न स्थान में बैठा हुआ है, पंचम स्थान, सप्तम स्थान और नवम स्थान बृहस्पति पे उस राहु की दृष्टि है। जब भी राहु गुरु दृष्ट संयोग बनाते हैं तो ये गुरु चांडाल योग बन जाता, जिस कारण से आशातीत लाभ मिलने में कठिनाई उत्पन्न होती है, थोड़ा व्यवधान उत्पन्न होता है, थोड़ा आदमी की मनो इच्छाएं जो होती है उसके पूर्ति होने में समस्याएं। स्वामी दिव्यानंद जी, आपका आकलन क्या कहता है लालू यादव जी के बारे में? लालू यादव जी के बारे में सुमित जी बताना चाहूँ कि देखिए, राजयोग और राजभोग, हमारे ज्योतिष शास्त्र में हम दो चीज को हमेशा चर्चा करते हैं। एक राजयोग होना एक अलग बात है, राजभोग होना अलग बात है। राजभोगना जिस स्तर के वो नेता है, दिग्गज नेता है, वो मुख्यमंत्री रहे या न रहे, वो राजभोगते रहेंगे, किंतु राजयोग होना यानी इस कुर्सी पे बैठना, इनका अभी समय 1 साल तक, बहुत दूर दूर तक कहा जा सकता है कि और आने वाले 1 साल, अभी से 1 साल के बाद अगर कही जाए, अभी से यही नवंबर से लेकर यानी आने वाले 2016 का दिसंबर महीना तक इनका समय बिल्कुल अभी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल स्थिति में चल रहे हैं। इसलिए पद की बात दूर की बात है। हो सकता है कि सरकार बनाने में, उठापटक करने में, जोड़ घटाव करने में इनकी थोड़ी भूमिका हो जाए। अच्छा, मतलब ये सरकार किसी की भी बने, एनडीए की बने या महागठबंधन की बने, लालू यादव निर्णायक भूमिका में रहेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए, जिस दिग्गज जिस कद उनका है वो कहीं भी रहे, राजनाथ जी भी कुछ कह रहे हैं, तो है, इसीलिए श्रेय हम उनको, हाँ, नहीं, उनको हम इस पद से बहुत दूर रखकर ही बात करना चाहेंगे कि आने वाले 1 साल, मतलब किंग मेकर की भूमिका में वो रहेंगे। नहीं है, अब मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े पद की जब हम बात कर रहे हैं, सीएम की चेयर की बात कर रहे हैं, तो किंग मेकर में अगर कही जाए तो सबसे पहला तो मुझे लगता है कि ये 2-3 नाम जो अभी तक हमने जो चर्चा करी है, यहाँ पर इनमें से कोई सीएम बनने वाले शायद ऐसा प्रतीत नहीं होता है, जो कुंडली समय हमारे पास, पंडित जी के पास जो उपलब्ध है उसके अनुसार। तो कौन है वो चेहरा? इसीलिए मैंने बताया था कि कुछ कौन है वो चेहरा, वो भी आप बता दीजिए, आपके आकलन क्या कह रहा है? देखिए, ये तो
कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम और आप, इसके अलावा इसके पार जाकर भी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा एक रविशंकर जी की चर्चा अवश्य हम लोगों को करनी चाहिए जी। ऐसा लगता है कि उनके जो ग्रह योग चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अभी लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा अभी पक्ष में उनका समय है। अभी भी वो पद में हैं और वो डिजर्व भी करते हैं। तो रविशंकर जी की पत्रिका में तो वर्तमान समय में सूर्य की दशा लगी है और सूर्य में वर्तमान में इन्हें शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य में शुक्र की, और सूर्य जो इनके पत्रिका में है कर्म स्थान में स्वगृह के बलवान बैठे हुए हैं और शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो इनकी कुंडली में ये जो दशा की आरंभ हुई जो 1.5 साल पहले, तो उसका फल तो इन्हें प्राप्त हुआ और ये केंद्र में मंत्री बने। तो क्या ये क्या इस बार बिहार की राजनीति में ऐसा ग्रह योग जो है, आपका आकलन क्या कहता है? रविशंकर जी का रोल बिहार की राजनीति में क्या रहेगा? दरअसल रविशंकर जी या का, फिर इन 4 चेहरों के अलावा कोई और चेहरा, मांझी जी की भी हम बात कर लें, कोई और एक ऐसा चेहरा जिसका बड़ा रोल रहने वाला है? मैं जल्दी से, मांझी जी का रोल रहने वाला है। मांझी जी का रोल रहने वाला है दिव्यानंद जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आकलन ठीक है, आप दोनों का अलग अलग हो बहुत सकता है। नजदीक आकर निकल सकते हैं। हाँ। उस कुर्सी तक नहीं पहुंच रहे हैं वो। ठीक है, चलिए 8 नवंबर का इंतजार रहेगा। हालांकि ये तमाम आकलन है, अनुमान है, लेकिन अनुमान पर भारी जनता का फैसला पड़ेगा, जनादेश पड़ेगा। 8 तारीख का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल हम सभी नेताओं से अपील करेंगे, तनाव मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, कुछ भी होगा जरूर ये तो मुस्कुराते रहिए। कहा ही जाता है जो ये तो एक ग्रह गोचरी आकलन है, वस्तुतः फल जो है वो ईश्वराधीन है और ईश्वर जो फल देंगे वही शाश्वत सत्य होगा। चलिए, बिल्कुल जनता की आराधना करते रहिए और ईश्वर की आराधना करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।